अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट चैप्टर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इससे पहले कि हम जो है वो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि जो है वो हमारी जो भी अपडेटेड वीडियोस हों फ्यूचर में वो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। और उसके साथ साथ जो है वो आप सपोर्ट करें इस ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम को इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी हाउ टू स्पीड अप द कैश रिसीट्स कि अपनी कैश रिसीट्स को स्पीड अप कैसे करना है। और आज हम डिस्कस करेंगे स्लोइंग डाउन द कैश पे आउट कि हमने जो पेमेंट्स करनी है उसको हमने स्लो डाउन जो है वो कैसे करना है। तो हमने कहा था कि कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आपका बेसिकली टारगेट ही ये है कि जो जिन लोगों से आपने कैश को रिसीव करना है वहाँ पे आप उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करें, उस प्रोसेस को तेज़ करें। और जहाँ पे आपने पेमेंट्स करनी है वहाँ पे जो है वो आप उस प्रोसेस को जितना स्लो कर सकते हैं आप स्लो कर दें, ताकि इससे क्या होगा, आपके पास कैश जल्दी आएगा और जब आप पेमेंट स्लो करेंगे तो आपके पास कैश ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको कुछ शॉर्ट टाइम के लिए कहीं पे इन्वेस्ट भी रख सकते हैं। तो स्लोइंग डाउन द कैश पे आउट्स में हमारे पास तीन सब टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट है प्लेइंग द फ्लोट, सेकंड है कंट्रोल ऑफ डिसबर्समेंट्स जिसमें फर्दर थ्री सब पॉइंट्स हैं, पेबल थ्रू ड्राफ्ट, पेरोल एंड डिविडेंड डिस्बर्समेंट एंड जीरो बैलेंस अकाउंट, और थर्ड है हमारे पास रिमोट एंड कंट्रोल डिस्बर्समेंट। तो ये तीन मेथड, ये तीन टेक्निक्स हैं डिफरेंट हमारे पास जिसके थ्रू जो है वो आप अपनी पेमेंट्स को जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी पेमेंट्स को जो है वो स्लो डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम वन बाय वन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेइंग द फ्लोट। सो नाउ प्लेइंग द फ्लोट इज जस्ट लाइक द कलेक्शन फ्लोट। जैसे हमने कलेक्शन फ्लोट में ये कहा था कि कलेक्शन फ्लोट में जब कस्टमर आपको चेक भेज देता है और जब तक कैश आपके पास नहीं आता, ये जो टाइम गैप है इस दरमियान में, इसको कलेक्शन फ्लोट कहते हैं। और इसी तरह से नेट फ्लोट या इसको आप पेमेंट फ्लोट भी कह सकते हैं। अब पेमेंट फ्लोट या नेट फ्लोट क्या है कि जब आप चेक लिख देते हैं और आपने चेक कोरियर के थ्रू अपने आपने किसी को पेमेंट करनी है और आपने चेक लिखा, चेक फाइनल बनाया, आपने बना के आपने कोरियर के थ्रू कोरियर के हवाले कर दिया कि ये चेक उसको पहुंचा दें। अब जैसे ही आपने चेक दिया है तो उसी वक्त आपके अकाउंट से कैश नहीं निकल जाएगा, वो चेक कोरियर में होगा, एक दो दिन कोरियर में लगेंगे, उसके बाद वो कस्टमर को चेक रिसीव होगा, कस्टमर उसके ऊपर अपनी प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद वो उसको डिपॉजिट करवाएंगे, बैंक एक दो दिन लेगा, तो अराउंड 5 to 7 वर्किंग डेज इस पे जो है वो लग जाता है। अब ये जो टाइम गैप है जिसमें आपने चेक कोरियर को दे दिया और जब तक पैसे आपके अकाउंट से नहीं निकल जाते, ये आपका पेमेंट फ्लोट है, नेट फ्लोट है। तो अब हमने इस फ्लोट के साथ भी प्ले करना है कि आप ऑल्दो कि आपने पेमेंट कर दी है लेकिन इसके बावजूद वो कैश आपके पास वो 5 to 7 डेज के लिए अवेलेबल होगा, तो हमने उसको भी कैसे यूज करना है। सो नेट फ्लोट इज व्हाट the dollar difference between the balance shown in a firm's or individual's checkbook balance and the balance on the bank's book। तो नेट फ्लोट क्या है कि एक जो है वो हमारी जो कंपनी है, जो कस्टमर है, उसके पास बैलेंस है और एक जो बैलेंस है वो बैंक के पास है हमारे कैश का। इनका जो गैप है, इनके दरमियान जो डिफरेंस आता है, जो अमाउंट का डिफरेंस है, उसको हम नेट फ्लोट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास बैंक में 1 मिलियन पड़ा है और हमें भी ये पता है कि हमारा बैंक में 1 मिलियन पड़ा होगा, तो 10 लाख रुपया हमारा बैंक में अवेलेबल है। हमने किसी कस्टमर को 3 लाख की पेमेंट करनी थी, हमने उसका चेक बनाया, चेक बना के जो है वो हमने कोरियर के हवाले कर दिया। जैसे ही हमने कोरियर को वो हैंड ओवर किया चेक, तो हमने अपनी बुक्स में से 3 लाख माइनस कर दिया कि ये पेमेंट होगी 3 लाख की। तो हमारे पास बैलेंस कितना रह गया, हमारी बुक्स में जो अकाउंट्स की बुक्स हैं कस्टमर की, उसमें 7 लाख रह गया। लेकिन बैंक बैंक के पास जो है
वो आपका बैलेंस कितना अवेलेबल होगा। बैंक के पास अभी 7 लाख नहीं हुआ, बैंक के पास अभी भी 1 मिलियन पूरा है, 10 लाख पूरा है। उसकी रीजन ये है कि जब तक बैंक के पास वो चेक प्रेजेंट नहीं होगा पेमेंट के लिए, वो क्लियर होने के लिए नहीं आएगा, बैंक उसको नहीं निकालेगा। तो ये जो डॉलर डिफरेंस आ रहा है, जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है कि आपके पास 7 लाख है, बैंक के पास जो है वो 10 लाख है, तो ये जो 3 लाख का डिफरेंस है इसको हम कहते हैं नेट फ्लो। सो देयर इज एन एक्सप्लेनेशन, यू राइट अ चेक टुडे which is subtracted from your calculation of the account balance। जैसे ही हम किसी चेक को लिखते हैं, हम उस बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए उसको अपनी बुक्स में से निकाल देते हैं। द चेक हैज नॉट क्लियर्ड विच क्रिएट्स अ फ्लोट। चेक चूंकि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ हुआ था, तो वो एक फ्लोट को क्रिएट करता है। सो यू कैन पोटेंशियली अर्न इंटरेस्ट ऑन मनी दैट यू हैव स्पेंट। तो हम इसके ऊपर भी इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो हमने थोड़ी अमाउंट, हमने कहा जी 2 लाख, सपोज ये 20 मिलियन का चेक था आपका, तो 20 मिलियन का आपने चेक तो दे दिया, लेकिन 20 मिलियन जो है वो आपके पास 5 to 7 डेज के लिए अभी अवेलेबल है। तो ये देखें 5 to 7 डेज का 20 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो आपने उस फ्लूड के साथ भी जो है वो प्ले करना है। तो फर्स्ट पार्ट यही है कि जब आप चेक लिख भी देते हैं, इसके बावजूद वो अमाउंट कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके पास रहती है, तो आपने उस अमाउंट को भी यूज करना है, आपने इफेक्टिवली उसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट अर्न करने की कोशिश करनी है। और प्लेइंग द फ्लूट के बाद जो सेकंड इसमें हमने जो टेक्निक या मेथड इसके ऊपर बात करनी है वो जी कंट्रोल ऑफ डिस्बर्समेंट। कि हम अपने डिस्बर्समेंट्स को, पेमेंट्स को कंट्रोल कैसे करेंगे। द फर्म शुड बी एबल टू शिफ्ट फंड्स क्विकली टू बैंक्स फ्रॉम विच डिस्बर्समेंट्स आर मेड एंड जनरेट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन बैलेंसेस, रिसीट्स एंड डिस्बर्समेंट। तो इसमें इस पॉइंट में हमने ये डिस्कस करना है कि ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो अपनी डिसबर्समेंट्स को, पेमेंट्स को कंट्रोल कर सके। अब अगर आप कोई कंपनी अपनी पेमेंट्स को या डिसबर्समेंट्स को कंट्रोल करना चाहती है, तो उसके लिए उसके पास दो स्किल्स होनी चाहिए। फर्स्ट स्किल क्या होनी चाहिए कि वो जिस अकाउंट से उसने पेमेंट्स करनी है या जिस बैंक से उसने पेमेंट करनी है, वो जल्दी वहां पे फंड्स को ट्रांसफर कर सके। मीन्स अगर उसका जो पेमेंट अकाउंट है वहां पे जो, अगर उसने किसी दूसरे अकाउंट से पेमेंट्स को ट्रांसफर करना है, तो वो जल्दी जो है वो आप फंड्स को ट्रांसफर कर सकें, तो आप डिस्बर्समेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेमेंट अकाउंट में डिस्बर्समेंट्स को ट्रांसफर करने में टाइम लगता है, तो फिर आप अपनी डिस्बर्समेंट को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और जो सेकंड मेथड है, जो स्किल आपके पास होनी चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स जनरेट करे, इंफॉर्मेशन को जनरेट करे कि उसके पास क्या कैश के बैलेंसेस कितने हैं, कितना कैश इनफ्लो हुआ है और कितनी पेमेंट्स हो रही हैं। तो एग्जैक्टली आपको हर टाइम पे ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एंडिंग बैलेंस कितना है, हमें रिसीट्स कितनी आ रही हैं और पेमेंट कितनी हो रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि कैसे आप डिसबर्समेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इन दो स्किल्स को लेके आ सकते हैं। Centralize payables into a single smaller number of accounts. This provides better control of the disbursement process. इसका solution ये है कि ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट प्रेफरेबली किसी एक अकाउंट से पेमेंट को करे या कम अकाउंट्स हों जहाँ पे पेमेंट करनी हो, ताकि आपको ये पता हो कि ये हमारा पेमेंट अकाउंट है और उसके अंदर आप अपनी बैलेंस को मैनेज कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम एक अकाउंट से ही पेमेंट करते हैं, हमारे एक अकाउंट, उस अकाउंट पेमेंट अकाउंट में 2 मिलियन अवेलेबल है और हमने आज जो है वो 3 मिलियन के चेक इशू कर दिए हैं, तो इसका मतलब है हमें ये पता है कि इसमें 1 मिलियन का डेफिशिएंसी आ रही है, 1 मिलियन हमें कम से कम और रिक्वायर्ड है। हमारे पास 2 मिलियन अवेलेबल था, 3 मिलियन का हमने चेक इशू कर दिए, तो 1 मिलियन का डेफिसिट आ रहा है, तो वो हमने जल्द अज जल्द उसके अंदर ट्रांसफर करना है। तो ये इसको आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आप एक अकाउंट से ही पेमेंट्स को करें या आप जो है वो कम अकाउंट से जो है वो पेमेंट्स करें, तो आप उन अकाउंट्स को इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। मेथड ऑफ मैनेजिंग डिसबर्समेंट, तो इसके अंदर जो हमने 3 सब हेडिंग्स की फर्दर बात की थी, हम उसकी बात करेंगे। पेबल थ्रू ड्राफ्ट, अ चेक लाइक इंस्ट्रूमेंट that is drawn against the payer
and not against a bank as it is a check. After a PDD is presented to a bank, the payer gets to decide whether to honor or refuse the payment. तो इसमें फर्स्ट मेथड ये है कि बजाय इसके कि हम अपने कस्टमर्स को थ्रू चेक पेमेंट करें, हम उनको थ्रू ड्राफ्ट जो है वो पेमेंट करें। इससे बेनिफिट क्या होता है? जब चेक जाता है क्लियर होने के लिए बैंक के पास, तो जरूरी नहीं है कि बैंक जो है वो इश्यूअर से ये पूछे कि आपका ये चेक आया है, मैं इसको क्लियर कर दूं। वो अपनी मर्जी से उसको क्लियर कर सकता है। लेकिन जो ड्राफ्ट होता है वो बैंक अपनी मर्जी से क्लियर नहीं कर सकता। बैंक के पास जब भी ड्राफ्ट आता है तो वो अपने कस्टमर से उसको इंश्योर करता है कि ये आपका ड्राफ्ट आया है तो इसको क्लियर कर दिया जाए, और आप बैंक को बताते हैं कि इसको क्लियर कर दें या रिफ्यूज कर दें पेमेंट के लिए। तो इससे पेबल थ्रू ड्राफ्ट से आपको फायदा ये होता है कि जब बैंक आपको पूछता है कि जी मीन्स आपसे पूछे बगैर पेमेंट नहीं होगी, तो आप बड़े आराम से अपने फंड्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड या टेक्निक इसमें जो आप यूज कर सकते हैं, पेरोल एंड डिविडेंड डिसबर्समेंट। पेरोल एंड डिविडेंड डिसबर्समेंट में ये है कि आपने जब भी सैलरीज की पेमेंट करनी है, आपने वेजेस को पेमेंट करनी है, या आपने डिविडेंड्स की पेमेंट करनी है, तो आप अपने पैटर्न्स को ड्रॉ करें। आप ये देखें कि आपकी पेमेंट किस तरह से होती हैं, और देन उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आप उसको मैनेज करें। The firm attempts to determine when payroll and dividend checks will be presented for collection. So इसके लिए आप ये फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि जब आप सैलरी के चेक को इशू करते हैं, सपोज अगर तो आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं अमाउंट, तो फिर तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप जो है वो चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं सैलरीज की या डिविडेंड्स की, तो आप इस चीज़ को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि जब आप चेक बना लेते हैं, तो चेक बनाने के फर्स्ट डे पे ऑन एवरेज आप अपनी हिस्ट्री को देखते हुए डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि ऑन एवरेज आपके कितने कस्टमर्स जो है वो कितने परसेंट आपके एम्प्लॉयज फर्स्ट डे पे अपने चेक्स को विड्रॉ करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 1 मिलियन की पेमेंट्स की, 1 मिलियन की सैलरीज को इशू किया, और आपकी हिस्ट्री ये कहती है कि अराउंड 25% के 25% के करीब जो एम्प्लॉयज होते हैं वो फर्स्ट डे पे ही चेक को क्लियर करवा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट डे पे 1 मिलियन आप अपने बैंक अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है। आपकी हिस्ट्री ये बताती है कि कोई 2.5 लाख, तकरीबन कोई 2.5 लाख के करीब जो है वो चेक क्लियर होंगे फर्स्ट डे पे। तो अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख लें तो आप 3 लाख 4 लाख तक जो है वो पहले दिन अकाउंट में डाल सकते हैं, और बाकी 6 लाख के करीब अभी भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप अपनी हिस्ट्री को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से आप डिविडेंड के लिए करते हैं, आपने 1 मिलियन का डिविडेंड दिया, और फिर आप ये देखते हैं कि फर्स्ट डे पे कितने लोग जो है इसको ट्रांसफर करवा लेते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली देखने की कोशिश करते हैं कि जी हम उतने परसेंट जो है वो पेमेंट वाले अकाउंट में डाल देंगे, और बाकी जो अमाउंट होगी वो अभी आप उसको जो है वो यूज कर सकेंगे। तो इसको हम कहते हैं जी मेथड ऑफ मैनेजिंग डिसबर्समेंट, कि आप जो है वो पेरोल और डिविडेंड्स की आपने जो डिसबर्समेंट्स करनी होती हैं, आप उसको जो है वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, फिर आप ये टेक्निक उसी वक्त यूज़ होगी कि अगर आप डिविडेंड्स की डिसबर्समेंट्स के लिए या पेरोल की डिसबर्समेंट के लिए अगर आप सेपरेट अकाउंट बनवाएंगे, अगर आप सेपरेट अकाउंट रखेंगे तो आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकेंगे कि जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट उस अकाउंट में डाल दी पेमेंट वाले। तो ये जो हमने एक बात कर रहे थे हिस्ट्री की, सपोज आपकी पेमेंट प्लान ये कहता है, आपकी जो पेरोल की हिस्ट्री है, कि अगर आप फ्राइडे को अपनी चेक्स बनाते हैं एम्प्लॉयज के, तो फ्राइडे को चेक्स बनाने का फायदा और उनको हैंड ओवर करने का बेनिफिट ये है कि आपके पास सैटरडे संडे 2 डेज तो वैसे ही ऑफ मिल गए। उसके बाद मंडे पे जो आपका फर्स्ट वर्किंग डे बनता है, आपका एस्टिमेशन ये है कि अराउंड तकरीबन कोई 30-35% के करीब जो लोग हैं वो मंडे पे पेमेंट को निकलवा देते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 35% या उससे थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए पेमेंट पेरोल वाले अकाउंट में डाल देंगे।
सेकेंड वर्किंग डे पे आपको ये पता है कि अराउंड कोई 18-19% लोग विड्रॉ करवाते हैं, तो आप सेकेंड डे पे 18-19% डाल देंगे कैश, और इसी तरह से बाकी डेज में डालते जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसके बावजूद कि आपने पेमेंट कर दी है, आपने पेरोल की पेमेंट कर दी है, लेकिन इसके बावजूद आप उस कैश को जो है वो यूज़ कर सकेंगे। तो ये सेकंड मेथड है कि आप अपनी पेरोल और डिविडेंड्स की पेमेंट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और थर्ड है हमारे पास ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट का जो मेन आइडिया है वो ये होता है कि आप अपनी पेमेंट्स के लिए एक अकाउंट रखते हैं सेपरेट, और उसके अंदर जो है वो आप हमेशा ज़ीरो बैलेंस रखते हैं। इस वजह से उसको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट कहा जाता है। और आप जितनी अमाउंट के चेक इशू करते हैं उतना कैश उसके अंदर डाल देते हैं, और बाकी आपका कैश दूसरे अकाउंट में पड़ा होता है। तो इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो अकाउंट्स हैं, अकाउंट ए और अकाउंट बी। अकाउंट ए जो है वो हमारा डिपॉजिट अकाउंट है, और अकाउंट बी जो है वो हमारा पेमेंट अकाउंट है। तो हमें ये पता है कि हमें जितनी भी पेमेंट चाहिए होती है वो सिर्फ अकाउंट बी से होती है, और अकाउंट ए में जितना भी कैश पड़ा होता है हम उसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते होते हैं। तो आपने आज जो है वो 3 मिलियन के चेक इशू किए अपने कस्टमर्स को। अब आपको ये पता है कि हमारी 3 मिलियन की पेमेंट्स होनी है, तो आप क्या करेंगे, आप अकाउंट ए से 3 मिलियन निकालेंगे और अकाउंट बी में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल अकाउंट ए में अभी 10 मिलियन पड़ा होगा, आपने 3 मिलियन वहां से निकाला और 3 मिलियन को अकाउंट बी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब आपको पता है कि ये 3 मिलियन चला गया, और अकाउंट ए में जो भी 7 मिलियन रहता है वो आपका फ्री कैश है, उसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसको हम कहते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। सो थर्ड जो हमने इसमें था, रिमोट एंड कंट्रोल्ड डिसबर्सिंग। रिमोट डिसबर्समेंट का मतलब क्या है, अ सिस्टम इन विच अ फर्म directs checks to be drawn on a bank that is geographically removed from its customers so as to maximize check clearing time, this maximizing disbursement flow। इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें वही आप नेट फ्लोट को जो है वो यूज करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखते हैं कि जी आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो मोस्टली किस लोकेलिटी में हैं। फॉर एग्जांपल हम सियालकोट में बिजनेस कर रहे हैं, और हमें ये पता है कि हमारे मोस्टली जो कस्टमर्स हैं वो सियालकोट से हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने अपना जो पेमेंट वाला अकाउंट था वो आपने अपनी किसी लाहौर की बैंक में जाके ओपन कर दिया। अब लाहौर की ब्रांच में वो ओपन हो गया। अब क्या होगा, आप सियालकोट में बैठे हैं, आपके कस्टमर्स मोस्टली सियालकोट से हैं, तो आपने उनको चेक दे दिया, और वो चेक है लाहौर के ब्रांच का। अब वो सियालकोट के कस्टमर्स क्या करेंगे, वो अपनी सियालकोट की ब्रांच में किसी बैंक में जमा करवाएंगे। वहां से वो चेक जाएगा लाहौर की ब्रांच में, और अगर वो दूसरे कोई बैंक की लाहौर की ब्रांच है तो उसमें फिर ज्यादा टाइम भी लगेगा। वहां से वो क्लियर होने के लिए अगेन सियालकोट जाएगा, तो ये तो इसमें टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। तो आपका जो नेट फ्लोट का टाइम होगा, जो हमने कहा था नॉर्मल 5 to 7 वर्किंग डेज होते हैं, तो अगर आप दूसरे इसको जो है वो सिटी के अंदर किसी और बैंक के अंदर ओपन करवा देते हैं, तो इसमें वो टाइम ज्यादा भी हो सकता है। तो इससे आपका जो डिस्बर्समेंट फ्लोट का टाइम है वो ज्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल, Vermont business pays a many supplier with a check drawn on a bank in मोन्टाना। तो ये डिफरेंट हमारे पास यूरोपियन सिटीज और कंट्रीज की एग्जांपल है कि सपोज आपका आपका बिजनेस है वर्मंट में, आपके सप्लायर्स हैं मैने में, और आपने बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है मोन्टाना में। सो दिस में स्ट्रेस सप्लायर्स रिलेशन एंड रेज एथिकल इश्यूज। तो इसमें आपका नेट फ्लोट तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आपका स्ट्रेस जो है वो क्रिएट हो सकता है। आपके कस्टमर्स आपसे थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं कि ये आप क्या करते हैं, आप बैठे हुए किसी और सिटी में हैं। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम बैठे सियालकोट में हैं, हमारे जो सप्लायर्स हैं जिनको हमने पेमेंट करनी है कस्टमर्स को, वो गुजरावाला में है, और हमने अपना अकाउंट जो है वो सियालकोट में ओपन किया, लाहौर में ओपन किया हुआ है। तो हमारे गुजरावाला के कस्टमर्स हम परेशान हो सकते हैं कि ये आप क्या करते हैं, आप बैठे सियालकोट में हैं,
अकाउंट आप हमें चेक देते हैं लाहौर का, हम उसको जमा करवाते हैं गुजरावाला में जाके, तो अजीब वो कहते हैं हमारी इसमें टाइम लगता है। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा इशू इस तरह का जो है वो आ सकता है। इसमें फर्दर जो है वही कंट्रोल डिसबर्समेंट्स है कि इसमें जो है वो आप जो है वो थोड़ा सा जो ज़्यादा डिस्टेंस पे बैंक्स हैं उनके साथ जो है वो आप इसको अपने अकाउंट को मैनेज करते हैं। तो यहाँ तक हमने पेमेंट की है कि कैसे हम अपनी इसको पेमेंट्स को स्लो डाउन कर सकते हैं और कैसे जो है वो हम अपनी जो रिसीट्स हैं उनको जो है वो थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं।